तो बोल दो बच्चा, सुनाई नहीं दे रहा इधर, समझ नहीं आता। ग्रीष्मा नहीं आई ना, मुझे मैसेज कर रही है, नहीं जुड़ पा रही। हाँ, आपको एक बात और बता दूं मैं, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने सीटेट का फॉर्म डाला ही नहीं है, वे लोग फिर भी तैयारी कर रहे हैं, वे ज्यादा अच्छी तैयारी कर रहे हैं। एक देवी कला नाम है या क्या है, हमारी ये ग्रीष्मा है, स्मृति रेखा है, या आशीष वगैरह है, सुरेश है, ये लोग नहीं है। जितनों को मैं जानता हूँ उनके नाम बता रहा हूँ केवल। इन लोगों ने फॉर्म नहीं डाला, लेकिन ये आगे के लिए तैयारी कर दी है शुरू अभी से। सर तो हमने जिन्होंने डाला फॉर्म है। डाला है वो लोग भाग्यवान इसलिए हैं कि उनको, अच्छा आपने डाला है, तो जिन्होंने अभी डाला है उनके लिए बहुत अच्छा, ये क्या बोलते हैं उसको, अवसर है। ईश्वर की कृपा है आप लोगों पर, खूब मेहनत कीजिए। सेकेंड पार्ट है उसको पढ़िए। तो आज हम पढ़ेंगे आनुवंशिकता और पर्यावरण। तो लीजिए हम शुरू करते हैं इस पाठ को, ठीक है। स्मृति रेखा बीच में जी जी बोलते रहना। तो ये जो आज आपका पढ़ने का जो विषय है, हेरिडिटी एंड, उसको बोलते हैं क्या, एनवायरमेंट। हाँ एनवायरमेंट। आप सब लोगों से एक निवेदन और है, एक संस्कृत शिक्षा नाम से फेसबुक में समूह है, किसी दिन आप लोग नहीं जुड़ पाते हैं, किन्हीं कारण, इधर आ सकते हैं आप, सुरेश यहाँ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। यदि किन्हीं कारणों से आप नहीं जुड़ पाते हैं तो आपको तुरंत फेसबुक लाइव, यह हर रोज मिलेगी। फेसबुक लाइव में कोई समस्या नहीं है, वो अभी भी चल रहा है। जैसे नहीं जुड़ पा रही, मैसेज कर रही थी, तो आप लोग फेसबुक लाइव जुड़ सकते हैं। जिनको बाद में कक्षाएं देखनी होती हैं, ये जो फेसबुक नहीं चलाते हैं, वो यूट्यूब में भी देख सकते हैं। यूट्यूब में हर रोज कक्षा डाल दी जाती है। आनुवांशिकता और पर्यावरण, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, है ना। तो ये हम आगे बढ़ते हैं। आनुवांशिकता पद को अंग्रेजी में कहते हैं हेरिडिटी, और जो पर्यावरण है वो है एनवायरमेंट। देखिए, आनुवंशिकता और पर्यावरण विकास को कैसे प्रभावित करने हैं, हमने आज ये पढ़ा है। ये अलग से यूनिट नहीं है, ये यूनिट, ये अन्विति, आनुवंशिकता और पर्यावरण विकास के संबंध में है, ठीक है। तो ये आपके विकास को दर्शाता है। इसी तरह से विकास क्या प्रभावित होता है, वो चीज हमको जाननी है। तो आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, स्लो मोशन में ये बढ़ेंगे। ये कहता है हम हमारे, सबसे पहले आनुवंशिकता जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, और ये बोलता है कि हम हमारे माता पिता के द्वारा या माता पिता से कुछ जीन्स या क्रोमोसोम्स के द्वारा कुछ गुण लेकर आते हैं। ये गुण जो है प्रायशः स्थिर होते हैं। हम अपने माता से, पिता से, आपने नाम सुने होंगे जीन या क्रोमोसोम, जो हमारे ट्रांसफर होते हैं, यानी शरीर में। आप जब एक बॉम्ब की तरह, उसकी तरह जब एक छोटा सा, उसको क्या बोलते हैं, बोल सकते हैं, एक छोटा सा अंश जब आपका है का, या जो आप एक अंश के रूप में जब अपने माता पिता के गर्भ में होते हैं, माता के, तब उस समय आप माता और पिता के या उनके कुछ गुणों को लेकर आते हैं। वो जो छोटा सा एक बिंदु होता है, उस बिंदु में आपके माता या पिता के, या अपने पिता के पक्ष के 5 पीढ़ी के और माता के पक्ष के 5 पीढ़ी के किसी के भी गुण आ सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा मैं डिटेल डिस्कस करूंगा थोड़ी देर में, इस बात को ध्यान रखिए। वो जो गुण आते हैं वो 5 पक्ष पिताजी के आ सकते हैं, जैसे पिताजी, पिताजी के पिताजी, पिताजी, उनके भी पिताजी और उनके भी पिताजी। ऐसे ही माता, माता की माता, माता की माता, माता की माता, माता की माता। इसलिए कभी कभी आपने देखा होगा कि घर में तो सारे बोले हैं किसी, लेकिन ये कालू राम कहाँ से आ गया, ऐसा होता है ना, कि पूरा परिवार सुंदर है, लंबा चौड़ा है, लेकिन एक व्यक्ति पूरा काला है, दूध बिल्कुल किससे मैचिंग हो रहा है। उसका कारण यही होता है कि हम बहुत ही बहुत 2 पीढ़ी तक जानते हैं लोगों को, पिता और उनके पिता, ऐसे ही माता और उसकी माता, उससे आगे शायद ही तीसरी पीढ़ी में बढ़ पाते हो, बहुत मुश्किल होता है। तो ये तो 5 पीढ़ी का जीन, जो क्रोमोसोम है या जीन्स, ये ट्रांसफर हो सकता है। अब आप सोचिए कि आपके आप महिला है या पुरुष हैं, जो भी है, आपके अंदर आपके परदादा के कोई गुण आ गए, मतलब दादा के दादा, तीसरी चौथी पीढ़ी के जो थे परदादा से ही पहले, उनके गुण आ गए आप में।
वो अत्यंत क्रोधी थे, झगड़ालू थे, तो वो गुण आप में आ गए। आपके परिवार में सारे राम भक्त हैं और आप नंबर 1 के लड़ाकू हैं। लोग कहेंगे कि ऐसे परिवार में कहां से आ गया, तो उसका कारण होता है यही जीन्स। ठीक है, ये प्रशस्ति मित्रों, इसमें बहुत ज्यादा हस्तक्षेप हो सकता, आप इनके लिए बहुत ज्यादा इनको इंटरफेयर नहीं कर सकते, ये स्थिर है अपने आप में। ये जैसे हैं आपको वैसे रहना होगा उसके अनुसार, ये आपको ले लेते हैं। दूसरी बात है वातावरण। वातावरण का संबंध सीधा हमारे जन्म के बाद हमसे जुड़ता है। जो वातावरण है, जीन और क्रोमोजोम के अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सब पर्यावरण की परिधि में है। अब आपको यदि इनमें अंतर करना है तो आपके शरीर में जो पीढ़ियों से गुण आए वो गुण छोड़ करके अन्य जितना भी हो सब वातावरण आ जाएगा, लेकिन वातावरण का संबंध आपसे जन्म के बाद जुड़ेगा। जबकि जीन्स या आनुवांशिकता आपको जन्म से पहले प्राप्त है। मां के 9 महीने गर्भ में भी आप जीन्स के साथ होते हैं, वातावरण के साथ नहीं। ये आपको अंतर करना पड़ेगा, पहली बात है, बहुत याद रखने की का पहलू है। अगला जो बिंदु फिर से आनुवांशिकता है। जन्म से पहले ही ये गुण हम अपने पितरों से लेकर आते हैं, पितरों लेकर आते हैं, वही जो मैंने 5 पीढ़ी बताया। इसलिए इन पर हमारा अधिक नियंत्रण नहीं होता है। आपके जीन्स में कोई ऐसा गुण होगा कि आप भावनात्मक हैं, उदाहरण के लिए आप के कोई ऐसा जीन्स आ गया है कि आप बहुत ज्यादा भावनात्मक हो जाते हैं, तो आप छोटी छोटी बातों में भावनात्मक होकर रोएंगे, विलाप करेंगे, आप दुखी रहेंगे उन चीजों से, आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं होगा। इन पर आप बहुत ज्यादा वो नहीं कर सकते क्योंकि वो आपको वहां से मिला हुआ है। ऐसे ही बुद्धि एक बहुत अच्छा उदाहरण है, इसके हम आगे उदाहरणों पर भी बात करेंगे। आनुवंशिकता पर आपका बहुत ज्यादा निश्चय नहीं होता है। जैसे बुद्धि है, इंटेलिजेंस, वो एक बहुत सटीक उदाहरण है आनुवंशिकता का कि क्या होती है इसमें, क्या क्या चीजें आती हैं आनुवंशिकता में, हेरिडिटी में। तो बुद्धि आनुवंशिक गुण है। आपने देखा होगा कि आप ही लोगों में से 50-100 लोगों की जो कक्षा होती है आप लोगों की बीए की, उसमें से एक व्यक्ति बहुत अच्छा होता है पढ़ने में, जो मास्टर बताते हैं उसको तुरंत कैचअप कर लेता है, पकड़ लेता है, उसको सबसे पहले उस एक्विजिशन को वो हल कर सकता है, सॉल्व कर लेता है, कुछ नई बातें कर सकता है। लेकिन उसके साथ आप देखते होंगे कि आपको समय लगता होगा या हो सकता है कि आपको समझना आता हो, जबकि वो बंदा पढ़ता भी नहीं अपने कमरे में, सोता है फर्स्ट क्लास, अपना बैठता है उठता है, फिर वो सबसे टॉप आता है, टॉपर है। ऐसा क्यों होता है जबकि आप तो मेहनत ज्यादा कर रहे हैं? तो एक आनुवंशिक गुण है, वो आप बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, उसको आप क्या कर सकते हैं, कुछ एडजस्ट कर सकते हैं। वो कैसे बताता हूँ। वातावरण, अगली बात अंतिम इसमें है। जन्म के बाद हमारा वातावरण से संबंध बनता है, अतः हमारे जीवन की वातावरणीय परिस्थितियों पर हमारा नियंत्रण होता है। देखिए, जन्म जब आप ले चुके होते हैं माँ के पेट से बाहर, तब आपका वातावरण से संबंध होता है। तो हमारा जीवन जो है उसमें वातावरणीय परिस्थितियों का नियंत्रण पर हमारा नियंत्रण हो सकता है। एक उदाहरण देता हूँ। वातावरण से संबंध हमारा बाद में होता है। ये वातावरण, ये हवा पानी वाला वातावरण की हम बात नहीं कर रहे हैं, हवा कैसी है, प्रकाश कैसा है। हम उस एटमॉस्फेयर या उस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं जो आपके जीवन की परिस्थितियों से संबंधित है। ये 2 प्रकार का होता है, आंतरिक और बाह्य। वातावरण की जब बात करेंगे तो 2 भेद हो जाते हैं, यहाँ मैंने लिखा नहीं, आप लिखिए। आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण। बाह्य वातावरण आपको कैसे प्रभावित करता है, वो थोड़ा सा उसका प्रभाव भी आप पर है, और आंतरिक वातावरण का भी होता है, उस पर भी हम थोड़ा सा डिटेल चर्चा करेंगे। एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। सोचिए कि मैं हूँ, एक लड़का है कोई उसका जन्म नैनीताल में होता है, उत्तराखंड के, और वह पढ़ने 12-15 साल की उम्र में हरिद्वार जाता है। 22 साल में हरिद्वार से वो अपनी पढ़ाई करके उसके बाद जो है लखनऊ जाता है, और उसके बाद वो पुरी जाता है, और फिर वो नौकरी करने के लिए 29, 28, 27 साल में कहीं कर्नाटक, केरल या दक्षिण भारत के राज्य में आता है। तो उसका जीवन उत्तराखंड के उस पर्वतीय क्षेत्र से शुरू होकर के वो अभी केरल के इस क्षेत्र में है। तो उसने हरिद्वार है, भोपाल है, लखनऊ है और पुरी है, और अभी दक्षिण भारत में। तो लगभग 4-5 राज्यों का पानी हवा खाया है, हवा पानी को टच किया है, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता। तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता, वहाँ के वातावरण, वहाँ के परिवेश का असर उसके जीवन पर आपको
स्पष्ट देखने को मिलेगा। ये हमारा वातावरण हमको कैसे इफेक्ट करता है, ये वाली बात है। अब हमें इसमें हम आगे बढ़ेंगे। अगली बात है, फिर से हम करते हैं आनुवंशिकता। कहता है कि इसे हम चाहकर भी परिवर्तित नहीं कर सकते। आनुवंशिकता को आप चाहें लाख कोशिश करें, आप उसको बदल नहीं सकते हैं। जो आपको बुद्धि मिल गई है, आपकी आंखों का रंग भी इसका एक अच्छा उदाहरण, हाँ नीचे मैंने लिखा ये उदाहरण। सोचिए कि पहले आनुवंशिकता के उदाहरण देख लीजिए। बालों का रंग, आंखों का रंग, ब्लू आई हिप्नोटाइज तेरी, उस टाइप का वो ब्लू आईज सबकी होती है, कुछ लोगों की होती है, पक्का आनुवंशिकता है। बालों का रंग, भूरे भूरे बाल होते हैं कईयों के, होते ही नहीं है। शरीर की बनावट थोड़ा सा हेल्दी टाइप या दुबले पतले होता है कि माता छोटी है पिता छोटा है, तो बच्चा भी ये भी छोटा है, इसकी हाइट कम है, आप चेंज नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पर आनुवंशिकता में एक बिंदु है बच्चा, स्वभाव। इस स्वभाव को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परामेंट। ये बहुत ज्यादा आपको समझने की जरूरत है कि टेम्परामेंट भी आपका आनुवंशिक होता है, स्वभाव। आप झगड़ालू किस्म के हैं, आपका स्वभाव है, टेम्परामेंट है आपका, आनुवंशिक गुण हो सकता है। आपका स्वभाव जल्दी चिढ़ जाने का है, ये आपका टेम्परामेंट हो सकता है। आप बहुत जल्दी भावनात्मक हो जाते हैं जी। शादी हो रही है पड़ोसी के लड़की की, उसकी वो रोने लगी और आपने उससे ज्यादा गंगा जमुना बहा दी। ये कहीं की आपकी भावनात्मक जो अस्थिरता है, ये आपको आनुवंशिकता से भी हो सकती है, होती है, हो सकती है नहीं। तो हम इसे चाहकर भी नहीं बदल सकते। अगली बात जो हम कर रहे हैं, आप इन आनुवंशिक परिस्थितियों को नहीं बदलते हैं कि वातावरण को आप इच्छा शक्ति द्वारा अपने आंतरिक और बाह्य वातावरण जो है उसको बदल सकते हैं। आपका आंतरिक वातावरण है, आपको पढ़ना है, आप अपने मन से मजबूत होइए कि मुझे पढ़ना है यार, मुझे सीटेट करना है। आप कसम खाइए रात 10 बजे मैं सो जाऊंगा और मैं 5:30 बजे उठ करके पढ़ने लग जाऊंगा, 2 महीना मुझे करना है। मैं लोगों से बात नहीं करूंगा, मैं रिश्तेदारों से ज्यादा वो टच नहीं करूंगा, मैं स्टेटस नहीं डालूंगा, मैं सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी बनाऊंगा, है ना। कई चीजें होती हैं कि मैं क्रीम पाउडर नहीं लगाऊंगा। अलग अलग टाइप के लोगों के वो रहते हैं, लक्ष्य रहते हैं, बिंदु रहते हैं अचीवमेंट के, कि मैं दाढ़ी बाल नहीं काटूंगा, है ना, कि मैं ये नहीं करूंगा जब तक ये नहीं निकलेगा। तो इस टाइप के आप अपने वातावरण को बदल सकते हैं। लेकिन ये जो चीजें हैं, बालों का रंग, आंखों का रंग, शरीर की बनावट, आपका स्वभाव, टेम्परामेंट, आपकी इंटेलिजेंस, बुद्धि, आपकी भावनाएं, ये सब आनुवंशिकता में आते हैं। इन पर बहुत ज्यादा आपका नियंत्रण नहीं होता है। अब जी वातावरण करता क्या है फिर? आनुवंशिकता और वातावरण का एक चीज ये देख लीजिएगा, आनुवंशिकता आपकी सीमाओं को तय कर देती है। आपकी कितनी सीमाएं हैं, आप क्या कर सकते हैं। आपकी बुद्धि लब्धि, आपने पढ़ा होगा बीएड में सभी ने, 100 है, तो ईश्वर ने आपकी सीमा बना दीजिए, आप 100 तक ही जा सकते हैं। मतलब जो 100 बुद्धि लब्धि तक के कार्य उनको आप कर सकते हैं, ये आपका सीमा होगी जी, एक लिमिट है। उस लिमिट के ऊपर आप ऐसे नहीं जा सकते हैं। उसके बाद वातावरण उस तय सीमा के अंदर परिवर्तन लाता। अब आप इसी 100 को कैसे अच्छा करें। अब सोचिए इसका उदाहरण, आपके पास 100 बुद्धि है क्योंकि, और किसी अन्य लड़के या आपके मित्र के पास 120 है, तो उसको भी सीटेट पास करना, आपको भी करना है। वो उतनी मेहनत नहीं कर रहा है, लेकिन आप मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो आप अपने 100 IQ को ही इतना ज्यादा अपने पर्यावरण को अंदर से अपने आप को स्टेबल करके बना के, मुझे फेसबुक नहीं चलाना, व्हाट्सएप तो मैंने बहुत ज्यादा मतलब नहीं रखना है, इधर उधर होली दीपावली कुछ नहीं करना है, मुझे केवल सीटेट पर फोकस है। तो आप अपने 100 को ही कैसे बेटर कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ये आपका वातावरण तय करता है। आपका 100 तय हो गया जो, वो आपके आनुवंशिकता है। मुझे लगता है आप लोग समझ पा रहे होंगे, ये बहुत उलझे हुए विषय होते हैं, इसलिए मैं आपको इसको ऐसे बता रहा हूँ। ये चीजें ऐसे समझना बहुत जरूरी है, ये सोचकर मैं लाया। विशेष है इसमें एक बात, आनुवंशिकता और पर्यावरण के सम्मिलित योगदान से हमारा विकास होता है। मानव के व्यक्तित्व निर्माण हेतु विकास में इन दोनों का योगदान है। ये जो आनुवंशिकता और पर्यावरण है, इन दोनों का जब सम्मिलित योगदान होगा तो आपका विकास होगा। इसका मतलब है हेरिडिटी प्लस एनवायरमेंट इक्वल्स टू डेवलपमेंट, H+E = D, इसको शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं। H जहां पर हेरिडिटी को दर्शाएगा, प्लस E आपके एनवायरमेंट को दर्शाएगा, इक्वल्स टू D आपके डेवलपमेंट को दर्शाएगा। आपका व्यक्तित्व निर्माण जो होता है उसे तो
उस विकास में या इन दोनों का आनुवंशिकता और वातावरण का बहुत बड़ा योगदान होता है। अब हम कुछ बात करते हैं कि ये आनुवंशिकता की जो चीजें हैं आती कैसे। कई बार इसको डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसको बनाना हमने थोड़ा सा जरूरी समझ लिया। तो आपके शरीर में जो गुणसूत्रों की संख्या लिखा है दिख रहा होगा सबको। आपके शरीर में जो ये क्रोमोसोम्स हैं गुणसूत्र वो 46 होते हैं, 46 इनकी संख्या होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। इसमें 23 के मतलब 23 के पेयर होते हैं। यदि जोड़े में पूछेगा पेयर में तो 23 होगा। 23 क्रोमोसोम्स आपके होंगे, ठीक है। आपके लड़का हो या लड़की हो दोनों के शरीर में 23 होंगे ही। 22 दूनी 44, 23 दूना 46 हो गया। 22 जो क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे शरीर में लड़का लड़की, वो पुरुष और महिलाओं में समान होते हैं। इनको इसीलिए ऑटोसोम्स बोला जाता है, समान होने के कारण ही ऑटोसोम बोलते हैं। जो ये 23वां है गुणसूत्र 23rd जो है ये, इससे लिंग का निर्धारण होता है। जैसे 22 महिला पुरुष में समान होंगे, 23वां होगा वो आपके लिंग का निर्धारण करेगा कि आप पुरुष हैं या स्त्री हैं। इसीलिए इस 23rd को सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, लिंग गुणसूत्र बोला जाता है इसको, या सेक्स क्रोमोसोम, इसको क्रोमोसोम इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये एक डिवाइड देखते हैं। ये मेल है, एक्स और वाई इसके पास जो गुणसूत्र रहता है वो एक्स एंड वाई के उसको प्रदर्शित करते हैं। फीमेल जो है वो एक्स और एक्स होता है। ये इस टाइप के हो इसलिए इनको ऐसा बनाया गया है, एक्स एक्स और एक्स वाई है। मेल के पास एक्स एक्स होता है, मेल के पास एक्स एंड वाई होता है। ध्यान रखिएगा लिंग का निर्धारण सर्वदा पुरुष का गुणसूत्र करता है। जो 23वां 23rd जो है वो लिंग का निर्धारण करता है, क्योंकि महिलाओं में तो वाई होता ही नहीं है, और ये वाई के द्वारा जो है पुल्लिंग बनता है कोई। ये एक्स एक्स तो स्त्रीलिंग का है, तो ये मेल के पास ये वाई वाला यदि ट्रांसफर होता है इससे तो लड़का होगा, यदि एक्स ही ट्रांसफर होता है तो लड़की ही होगी। इसको ऐसा समझ सकते हैं हम, ठीक है। तो ये बहुत कठिन नहीं था, ये इसलिए यहाँ पर इतना डिटेल देना पड़ा क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। कदाचित सी टेट में भी पूछे गए हैं, कुछ और टेट में तो है, यूपी टेट में था ये। अब हम बात करते हैं कि जो ये गुणसूत्र है इनके अनुसार कई सारी बातें, जब इधर देखिएगा ये जो गुणसूत्र बने इसके अनुसार क्या क्या बदलता है, आपने क्या क्या बनता है इसकी बात करते हैं। तो बहुत कुछ बनता है और बहुत कुछ बदलता है। इसी में क्वेश्चन बनता है इसी गुणसूत्र या आनुवंशिकता से। ये जो जुड़वा बच्चे होते हैं, क्योंकि जो हम है अध्यापक, हमको हर प्रकार के बच्चों को पढ़ाना है हमारे लिए, इसलिए ये मनोविज्ञान में जानना जरूरी होता है। कदाचित प्रश्न आए या ना आए फिर भी आपके लिए जानना जरूरी है। हमारे बीच में एक जुड़वा बच्ची है भी, अभी उसका उदाहरण दूंगा मैं। ये जुड़वा बच्चे का जो कॉन्सेप्ट वो कैसे होता है, इसको हम ट्विंस बोलते हैं अंग्रेजी में, शायद सभी लोग जानते होंगे, ट्विंस की बात चल रही है। ये दो प्रकार के होते हैं, समान ट्विंस और भिन्न ट्विंस। मतलब इनको बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस और इनको बोलते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस, यानी समान और भिन्न। समान जुड़वा, भिन्न जुड़वा, ये पूरी तरह से समान होते हैं जी। जो ये समान वाले हैं इनमें पूरी तरह से समानता होती है। जैसे ये दोनों दिखेंगे समान, रुचिगत समानता और लिंग समानता। देखिए जहां समानता की बात आती है वहां सबसे पहले लिंग समानता आएगी, ये ध्यान रखिएगा, मैंने आगे पीछे लिख दिया है। लिंग समानता की बात आती है। स्मृति रेखा मिस्त्री है यहाँ अभी कक्षा में? जी सर। जी, आज आपको इसका उदाहरण हम दे देंगे। अपनी और अपनी सिस्टर की फोटो भेजना जरा, अभी नहीं बाद में। ये जो है दोनों बहनें, ये दोनों ही जुड़वा हैं। 1-2 मिनट का शायद फासला इनमें, या 5 मिनट का होगा। ये आइडेंटिकल ट्विंस कहलाएंगे, स्मृति रेखा और इसकी जो बहन है, ठीक है। समान दिखना और रुचिगत समानता एक बात का हिस्सा है। लिंग समानता पहली बात आती है जी। लिंग के आधार पर आप इनको समान कह सकते हैं सबसे पहले, फिर रुचि भी इनकी समान होगी, दो बहनों की शायद होनी चाहिए, ऐसा मनोविज्ञान कहता है। और समान तो ये दिखते ही है, दोनों बहनें हैं। मैं एक बार फोन किया था तो मुझे समझ ही नहीं आया था ध्वनि में भी कि कौन है। तो दूसरा भिन्न है। भिन्न वाले में क्या होता है, इसमें कुछ कुछ अंतर हो सकता है अथवा समान भी हो सकते हैं। यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है, समान भी हो सकते हैं भिन्न भी हो सकते हैं। यहाँ पर लिंग यदि समान हो जाए, अब आपको एक डाउट होगा कि जब समान हो जाएंगे तो इधर आ जाएंगे, तो लिंग समान, रुचि आदि भिन्न हो सकती है यहाँ, या कुछ और भिन्नताएं होती हैं, ठीक है।
दिखना भी आ सकता है, या माना एक लड़का है और एक लड़की है, इस टाइप का। हमारे गुरुजी हैं, हमारे अध्यापक हैं गिरधर सर, उनके भी ट्विंस हैं बच्चे, लड़का और लड़की है, लेकिन दोनों मतलब वो भिन्न हैं, वो जुड़वा है लेकिन समान आइडेंटिकल ट्विंस नहीं कहलाएंगे। तो लिंग भिन्न हो सकता है, रुचि हो सकती है, दिखना भिन्न हो सकता है, समान भी हो सकता है। ठीक है, इसमें मेरे से एक चीज गड़बड़ हो गया ये, अथवा समान भी हो सकते हैं वाली बात, लिंग समान हो सकते हैं नहीं है, लिंग तो भिन्न ही होगा, या माफ कीजिएगा, कुछ हद तो समान भी हो सकते हैं, लेकिन लिंग के लिए बात लागू नहीं होती है, लिंग असमान होगा तो ही वो भिन्न कहलाएंगे। ठीक है, तो सेक निहितार्थ क्या है आनुवंशिकता वातावरण के, जहां से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सबसे पहले कहता है कि आप आनुवंशिकता और वातावरण का जो संबंध है इसको क्यों समझना है, ये बच्चे के विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। छात्र की भावनाएं समझना आपका बहुत महत्वपूर्ण दायित्व बनता है अध्यापक होने के नाते। छात्र भावनात्मक रूप से कमजोर हो सकता है, छात्र बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस वाला व्यक्तित्व का हो सकता है। आपका परम दायित्व है कि आप उसकी भावनाओं को समझें, यह आपका एक महत्वपूर्ण दायित्व है। दूसरी बात आती है, जो लर्निंग की बात आती है, आजकल लर्निंग डिसेबिलिटी की बहुत ज्यादा बात आती है। समावेशी शिक्षा हम कुछ दिनों बाद पढ़ेंगे। अधिगम अक्षम, 90% जो छात्र होते हैं हमारी कक्षा में वो अधिगम अक्षम होते हैं। यदि आप एक अध्ययन के अनुसार, यदि आप शासन के तालव्य श को और उसके बाद दंत्य श को भी इतस्ततः लिखते हैं तो आप भी अधिगम अक्षम है उस क्षेत्र में, वो एक टाइप की आपकी भी अधिगम अक्षमता है। यदि आप त को टक लिखते हैं, या आपको समझ नहीं आता कि कहाँ पर दंत्य आएगा कहाँ पर मूर्धन्य श आएगा, तो आप भी हो सकते हैं। आप 32 को आप 69 और 89 में यदि भेद नहीं कर पाते हैं तो आप भी अधिगम अक्षम है। इस प्रकार की अधिगम अक्षमताएं लगभग इंसान में कुछ ना कुछ होती है, 90% की बात होती है। तो छात्र को उसकी गति के अनुसार सीखने का सिद्धांत लागू करने का भी एक शैक्षिक निहितार्थ है। कोई बच्चा धीरे धीरे समझता है, सीखता है, आप बहुत जल्दी सीख सकते हैं। तो आप कि हर व्यक्ति को उसके अनुसार गति प्रदान करने में सहायता करना, या आंशिकता और वातावरण, आपको कई सारे शैक्षिक निहितार्थ हैं। आप का बच्चा अंदर से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो सकता है, उसकी भावना अधिक वो हो सकती हैं। आप कक्षा में गए और आपने उसको 2 तपाचे दे दिए 5 लोगों के बीच में, और वो घर जा करके जो है वो आत्महत्या कर लिया, आपका जीवन हो जाएगा खराब। इस टाइप से कि आप इनसे कैसे बच सकते हैं, तो आपको उसके अंदर की उन भावनाओं को समझना होगा, जो बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए आप अध्यापक हैं कि जो कोई नहीं समझ सकता है वो ईश्वर की तरह भगवान अध्यापक समझ सकता है, ऐसा रहता है। इसलिए आपको समझना होगा हर बच्चे के अंदर भावना को, कहीं आपके द्वारा मारने पीटने डांटने के से वो हर्ट फील कर जाए और वो कुछ उल्टा कदम उठा ले, तो उसका तो जीवन है ही है, आपका भी जीवन उसके साथ बर्बाद होगा। आप बच्चे कभी भी मन के बुरे नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा, वे मन के सच्चे होते हैं। और कम से कम 12वीं क्लास तक की लोगों पर ये बात लागू कर रहा हूँ, उससे ऊपर नहीं। आप लोग बच्चे नहीं हैं, आप अध्यापक हैं, अपने आप को घटाइएगा इस उदाहरण में। जब मैं उदाहरण दे रहा हूँ आप लोगों को अपनी क्लासरूम याद आ रही होगी, वो नहीं करना है, 12th तक में आ जाइए। आप लोग ऐसे होते हैं, वो बच्चा जो है बहुत ज्यादा संवेगिक अस्थिर होता है, उनकी एज ऐसी होती है, टीन एज, इतने सारे परिवर्तन आ रहे होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा जो है क्या बोलते हैं उसको, अस्थिर होते हैं, और आप उनको अधिक अस्थिर बना सकते हैं। आपका काम है कि आपको स्थिर बनाएं, अस्थिर ना करें। आप एक अच्छे बूस्टर बन सकते हैं बच्चे के लिए। अच्छे नंबर ना रहे तो उसको उसके साथ आप, जैसे वो पानी पीने जा रहा है तो उसके साथ चले गए, अरे वाह अच्छा है और बताओ, तो बोलेगा कि और क्या हाल है। उससे कुछ आपको पर्सनली इंटरेक्ट करना होगा, जिससे उसको लगे कि आप उसके दुश्मन नहीं हैं। दुनिया में इसका उल्टा है, बच्चा सबसे बड़ा दुश्मन अपने मास्टर को समझता है, क्योंकि मास्टरों की करतूतें भी ऐसी होती हैं। एक अच्छे सलाहकार बने, आप अच्छे सलाहकार बने उसके। कदाचित क्या होता है, बच्चा जो अपने माता पिता को, भाई को नहीं बताता है, वो आपको बताता है। कदाचित नहीं, ऐसा होता ही है। छोटे नहीं बड़े बच्चे भी ऐसे होते हैं, ये अनुभव मेरा स्वयं का भी है। जो आप किसी को नहीं बता सकते वो आप अपने गुरु से शेयर कर देते हैं। ये इसमें कुछ बुरा भी नहीं है, करना भी चाहिए।
और यदि कोई आपके पास अपेक्षा लेकर ऐसी है तो आप एक अच्छे परामर्शदाता बने, अपने में ये गुण को पैदा करिए, हमेशा सकारात्मक रहे। सबसे बड़ी चीज ये आनुवांशिकता और वातावरण का जो संबंध है आपको बताता है। आप अपने आप को नकारात्मक मत होने दें। छात्र ये नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, या कर रहा है तो फिर भी आपको सकारात्मक होना है उसके लिए, क्योंकि एक बार आप नकारात्मक हो गए तो आपका सकारात्मक पहलू खत्म हो गया तो आपका पढ़ाना बहुत मुश्किल होगा। समय समय पर बच्चे की पृष्ठभूमि और वर्तमान जीवन में चल रही घटनाओं का आपको ध्यान करते रहना होगा। आपको देखना होगा कि आखिर ऐसा है या ऐसा हम कर सकते हैं जिससे हमारे बच्चे क्या हो, ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिसके द्वारा हमारे बच्चे हम पर जो है या हमसे अपनी बातों को शेयर करें, ज्यादा जुड़े रहें। सारी बातें हैं, इसके संबंध में जितने प्रश्न आए हैं उन पर हम अब चर्चा करेंगे इसके बाद 1-2 दिन से। आज के लिए तो इतना ही काफी है और आप लोगों के प्रश्न लिए जाते हैं। अरे मेरी आवाज आती है कि नहीं तुम लोगों को? विनोदनी जी सर। कोई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? अच्छा, ये मधुस्मिता वगैरह रिकॉर्डिंग कर रही है क्लास। चलिए तो आप लोगों के प्रश्न ले लेते हैं। चौवन लोग जुड़े हैं। अपने प्रश्नों को रखिए, थोड़ा सा उठने की आदत बनाइए, ये अच्छी बात नहीं है। इतने कम लोग जुड़ रहे हैं तो ये ऐसे काम नहीं होता है। आप लोगों के डाउट्स जिसके हों हाथ उठाए, वैसा कीजिए ना, प्रश्न पूछ के अपना हाथ कर लीजिए। हाँ बोले सर, मेरा प्रश्न ये है, स्वभाव जो स्वभाव है वो को प्रभावित करता है क्या? किसको? स्वभाव बुद्धि को प्रभावित करता है क्या? फिर से प्रश्न पूछे। स्वभाव बुद्धि को प्रभावित स्वभाव करता बुद्धि को कहीं न कहीं प्रभावित, बुद्धि को वैसे देखिए, बुद्धि की क्षमता को प्रभावित नहीं कर सकता है स्वभाव। आपके पास 120 की यदि कैपेबिलिटी है, आपकी बुद्धि की क्षमता है, 120 IQ आपका है, तो आपका स्वभाव उस 120 को 110 तो नहीं कर सकता है। लेकिन आपका स्वभाव झगड़ालू है या आप अत्यंत बहुत ज्यादा चंचल प्रवृत्ति के हैं, तो वो आपके 120 को पूरा यूज नहीं करने देगा। इतना है। डायरेक्टली नहीं कर सकता, आपकी बुद्धि को कम नहीं कर सकता स्वभाव, लेकिन आपका स्वभाव उसको उस बुद्धि के उपयोग में कमी जरूर ला सकता है। हो गया? जी सर। और बिना हाथ उठाए भी आप लोग अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। खरास हो गई है। आप लोगों को प्रश्न पूछने हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। विनोदनी? सर समझ में आ गया सर। ठीक है। आशीष? अर्चना साहू? रैंडमली उठाते लोग। अर्चना साहू? कोई समस्या है? नहीं सर, समझ में आ गई। अच्छा है। संज्ञा रानी त्रिपाठी? जी सर, समझ में आ गया। अरे एक वो हमारे मुजफ्फरनगर की बहन जी हैं, उनका नाम क्या है पता नहीं, उनको है कुछ रेनू है या कुछ है। सर रीना है। रीना वो है क्या? उनको यदि कोई समस्या हो तो? नहीं सर, आज हाँ उनका हाँ नेट रीना का जी बोले। एग्जाम है। नहीं सर, मैं शिखा बोल रही हूँ, लेकिन उनका आज किसका नेट का एग्जाम एग्जाम है? है। नेट का एग्जाम है उनका, रीना का। अच्छा अच्छा अच्छा, आप जानती हैं उनको? जी सर। शिखा पाल, हाँ हाँ ठीक है जी। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो फिर हम समाप्त करेंगे 2-3 मिनट बाद।
नहीं सर।